चलो। ओके, तो ये फटाफट मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये ऑलरेडी लिख चुके हो तुम। फिर हम आगे आते हैं सीधा जल्दी से। तो हमने ना इफेक्ट शुरू किया था, राइट। सो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और किस तरीके से कहानी है। तो मैंने क्या बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जब अराइज होगा जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। जैसे मान लो इसमें मैंने बोला कि जो जेड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? तो जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जब पोलैरिटी कॉज्ड हो बॉन्ड में। पोलैरिटी कब होगी बॉन्ड में कॉज? जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा और एक इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, तो वहीं पे ये कहानी है। नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम, ये वाला जो इफेक्ट है वो अराइज होता है। और इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेटिव या फिर ट्रांसमिशन इफेक्ट भी। जो कि कैसे खत्म होता है बेटा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इफेक्ट कम होने लग जाता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये इफेक्ट कहाँ होता है? इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड है ना, जेड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रुप से, जेड इज अ ग्रुप, तो आपका ये इफेक्ट भी कम होता जाएगा। तो ये चीज भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और क्या पढ़ा था? तो बोला था कि एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है बेटा ये? तो ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है, जो वीकेस्ट इफेक्ट है, एंड इट इज सिग्निफिकेंट ओनली अप टू थ्री और फोर्थ कार्बन। और इंडक्टिव इफेक्ट इसीलिए डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी पूछे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में तो आप बता सकते हो कि ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बेटा? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये इफेक्ट कम होता जाएगा। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो दो टाइप का पढ़ा था हम लोगों ने, कि प्लस आई इफेक्ट, और एक पढ़ा था हम लोगों ने माइनस आई इफेक्ट। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी से, क्या था ये प्लस माइनस आई इफेक्ट की कहानी। तो देखो बेटा, प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन क्या करेगा, उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जब ऐसा इफेक्ट आएगा तो उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, यानी जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी डोनर ग्रुप लग गया। डोनर ग्रुप कहने का मतलब क्या है, जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डोनर ग्रुप। तो ये प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे, कि ऐसे जब भी ग्रुप लगे होंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कि ये प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लेना। डन? बोलो, क्लियर है? तो बेटा ये कौन कौन सा ग्रुप है देखो, CH2 नेगेटिव हो गया, NH नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव हो गया। और ये TDH का मतलब क्या है बेटा? T का मतलब होता है हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं ना, तो ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, इस तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब आता है बेटा माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट कब अवे होगा, जब कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे। तो इसीलिए लिखा है कि इन दिस इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द कार्बन चेन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो ये याद रखना भाई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के बारे में। NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जब भी लगेंगे कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, सो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा पूरा। तो तेरे को वीडियो देखना, वो मिल जाएगा तेरे को पूरा। क्लियर है? समझ आया थोड़ा थोड़ा? जल्दी बताओ। हाँ, यस, नो, कुछ तो बोलो। क्या इफेक्ट है इसका? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को कौन एक्सप्लेन करेगा? तो वो एक्सप्लेन करेगा इंडक्टिव इफेक्ट और फ्री रेडिकल को। तो तुम सबको पता था कार्बोकैटायन क्या थे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे। फ्री रेडिकल क्या थे बेटा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो कैसे ग्रुप को चाहेंगे अपने पास, जो उनको इलेक्ट्रॉन दे सके या इलेक्ट्रॉन ले ले, और जो इलेक्ट्रॉन दे सके, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। यानी यहाँ पे मैं प्लस आई इफेक्ट लगाऊंगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या माइनस आई इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगाऊंगा तो
कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो वही लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यानी जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटेगी। बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? जल्दी। जैसे देख बेटा, ये मेरा पहला कार्बोकैटायन है, ये मेरा 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, और ये मेरा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो मेरा सबसे पहले कौन सा कार्बोकैटायन दिख रहा है आप लोगों को? मिथाइल कार्बोकैटायन। फिर दिख रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर दिख रहा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और फिर क्या दिख रहा है बेटा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जरा ध्यान से देखो इन सभी कार्बोकैटायंस को, और मुझे एक चीज बताओ बेटा, इन सभी को देख के क्या पता लग रहा है? ये 1 डिग्री मैंने क्यों बोला बेटा? क्योंकि ये कार्बोकैटायन बोलते हैं जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पे कितने ग्रुप अटैच्ड हैं? एक CH3 है, तो एक CH3 है मतलब 1 डिग्री। अगर दो CH3 लग गया तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, और अगर तीन तीन CH3 लग जाएंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाएगा। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सभी को ध्यान रहेगा। किसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन? तो इसको बोलेंगे बेटा 3 डिग्री। अब मुझे बता, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है जानवी इनमें से? क्या गलत बोल रही है? ये सबसे कम स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। वाई? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और यहाँ पे तीन तीन डोनर ग्रुप लगे हैं, CH3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो तीन तीन डोनर ग्रुप लगे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस वन इज मच मोर स्टेबल। याद रखना इसको, ठीक है? फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो फटाफट देख लो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ। तो दिस वन इज मच मोर स्टेबल। जतिका बता बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं है? ओके सर। है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा अच्छे से। चलो, अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा। तो नेक्स्ट था हमारा कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेगा ये। तो कार्बो अनायन कौन होते हैं? जिनके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, उनके सिर पे वजन है इलेक्ट्रॉन का, ये समझो। तो अब तुम क्या चाहोगे? ऐसे ग्रुप लगाऊं जो उनके भार को कम कर सके, या ऐसे ग्रुप लगाऊं जो और भार बढ़ा दें, जो वजन कम कर सके? यानी अब हम लगाएंगे विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, कोई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इनकी स्टेबिलिटी होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? अब देखो बेटा एग्जांपल्स, ये सारे कार्बो अनायन के एग्जांपल्स हैं। जितने दिमाग लगा के बता कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहला वाला। तूने सुना है अपना दिमाग लगा के बोला? क्या? तूने अपने दिमाग को यूज करके बोला या आंसर सुन लिया फिर बोला? आपने ये बोला ना कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, हाँ। तो पहले वाला ही होगा। ये वाला? हाँ जी। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ क्यों होगा ये, तूने तेरे दिमाग में क्या आया कि तूने बोला ये वाला होगा? कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने बोला जितनी कम होगी जितना कम होगा उतना स्टेबल ज्यादा होगा। हाँ। तो तू ये कहना चाहती है कि यहाँ पे तीन तीन डोनर ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इसीलिए कम स्टेबल है और वो ज्यादा स्टेबल है, राइट? यस सर। यस। हाँ, यही बोलना है। क्योंकि ये तो डोनर ग्रुप है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन और देते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो क्यों स्टेबल हुआ? तो स्टेबल कौन होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। चलो, तो ये भी हम हम्म। लोगों ने पढ़ लिया था स्टेबिलिटी के मामले में। यहीं तक कवर किया था हम लोगों ने। हम्म। अब आगे आ जाओ बेटा, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है? यहां तक लिखा था कि नहीं लिखा था? ये तो नहीं लिखा था ना? यहां से लिखना शुरू करना है बेटा। तो यहां से ध्यान से अब करेंगे धीरे धीरे आराम से। तो टॉपिक का नाम है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि ये इंडक्टिव इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ ये इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, और क्या इसका एप्लीकेशन है। तो देख बेटा, अगर कोई बोलेगा कि मुझे बताओ ये अच्छा, ऑर्गेनिक के अंदर खास तौर पे, कि बताओ ये अच्छा एसिड है कि नहीं, अच्छा बेस है कि नहीं, तो हम लोग ये इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे बताने वाले हैं कि कौन अच्छा एसिड होगा, कौन अच्छा बेस होगा। अब देख बेटा, मान ले जैसे ये एच की बात कर रहा है, तो एसिड का काम क्या होता है सभी बताओ? एसिड का काम होता है H प्लस देना। तो एसिड ने H प्लस दिया और ये A नेगेटिव बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? इसका कॉन्जुगेट बेस। एसिड का क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। बेस का क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। ये पता है तुम लोगों को?
तो एसिडिक स्ट्रेंथ ना के पे डिपेंड करता है। के जितना ज्यादा होगा, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो तुम्हें ये समझने का जरूरत नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम का पार्ट है, ये इक्विलिब्रियम है यहां तक। यहां से समझो, एसिडिक स्ट्रेंथ और डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे, कि उसका कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है। अब मेरे को एक दिमाग लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे, देखो सोच लो फिर लिखना, कि मैं ये कह दूं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे, यानी वो माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। देख मैं कैसे समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने बोला कोई एसिड है, उसने H प्लस दिया, तो H प्लस दे दिया तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना, ए नेगेटिव। ए नेगेटिव मतलब उसके सिर पे क्या है, भार है, वजन है। तो तुम क्या चाहोगे, उस भार को कोई कम करे या ज्यादा करे, कम करे। तो कम कम कर। कौन करता है, माइनस आई की प्लस आई, माइनस आई, वो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अब ये माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, जैसे NO2 लग गया, फ्लोरीन लग गया, क्लोरीन लग गया, तो ये ग्रुप जब भी लगते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये हम लोगों को याद रखना है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अब मुझे बताओ जल्दी से, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, सोच, बता भाई। जानवी, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन, तुम भी तैयार रखो भाई, जतिका तेरे से भी पूछूंगा अभी, तू भी सोच के रखो, विच वन इज मोर एसिडिक। एक है CH3COOH, एक है CH2FCOOH। ज्यादा एसिडिक कौन है, कौन सा वाला, CH3 या CH2, CH3 वाला। तुम क्या बोल रहे हो, CH3, CH2 क्या, ये वाला। तुम क्या बोल रहे हो, CH2F वाला। जतिका तू क्या बोल रही है बेटा, बता। CH2F। CH2F, तो जरा बता दो क्यों हाँ, CH2F। क्योंकि जो एसिडिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो क्या, कॉन्जू एक मिनट, कॉन्जुगेट बेस से कुछ आएगा इसमें। वो तो ठीक है, मुझे आंसर से मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या बता रही है क्या नहीं, तू समझी है तो लॉजिक बता, मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ बस तेरे से। अभी मैंने क्या बताया तेरे को, और तुम सब क्या दिमाग लगा रहे हो यार। मैंने क्या बोला है, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। क्या ये फ्लूरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, फ्लूरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है। तो ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लग गया इस पे। तो अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगेगा तो क्या एसिडिक कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा, तो कौन होना चाहिए ज्यादा एसिडिक, यही ना। फिर क्यों बोला ये, सर क्योंकि इसमें जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है। हाँ। तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा हम स्टेबल क्यों है, मुझे बता। कॉन्जुगेट बेस इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि जब कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो फ्लोरीन आ जाएगा उसको खींचने के लिए, उसको खींचेगा और उसको स्टेबल करेगा। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल हुआ, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो अच्छा एसिड है। भाई जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है वो उतना अच्छा एसिड होता है। और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कब होगा, जब उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, डोनेटिंग नहीं। अब समझ आ गया जानवी, बता, बोल हाँ ना। हाँ, कुछ कुछ 1% भी डाउट है तो बता, फिर से बता दूं। हाँ तो बोलना, इसमें क्या है, ये CH2FCOOH, ये CH3COOH। अब एक बात बता, जब इनका कॉन्जुगेट एसिड बेस वो बनाऊंगा मैं, क्या नाम है, पहले बना के दिखा दूं। चलो तुम ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, इतना आसान सा चीज दिखाओ। एक पेन दे दे, 2 मिनट की। देख बेटा, तो अगर मैं बोलूं, तो तू एक चीज देख ध्यान से भाई, इसमें कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं। ये है तेरा CH3COOH, जब ये टूटेगा तो एसिड कैसे देगा, जल्दी बोल। एसिड का मतलब ये H प्लस देगा, और क्या देगा बेटा, CH3COO नेगेटिव, देगा कि नहीं, बोल हाँ, देगा। अब जब नीचे वाला टूटेगा, CH2FCOOH, तो ये कैसे टूटेगा, बोल, H प्लस और FCH2COO नेगेटिव, यही है। अब हमने क्या बोला था, ये कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है बेटा, कॉन्जुगेट बेस।
तो जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा। और ये जिसमें कोई विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो ये कम स्टेबल हो। बस यही तो बता रहा हूँ, समझ गई? हाँ, तो इसीलिए जब भी विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो एसिडिक क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। तुम बस एक चीज याद कर लो, वेन एवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू कार्बन इट इंक्रीज एसिडिटी, एंड वेन एवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू कार्बन इट इंक्रीज बेसिसिटी। काम खत्म। ठीक है, तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, जतिका क्लियर हो गया लॉजिक वाला? जल्दी बताओ। यस सर। गुड। नोट कर लो, हाँ, नोट करो एवरीवन, नोट करो फटाफट फिर। मैंने पहले ही बता दिया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एसिडिटी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बेसिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब सुनो, अगर अमोनिया या ये अमाइन है, अच्छा बेस है, इसका मतलब क्या है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत ही मजबूत हो। भाई, अच्छा एसिड मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो, और अच्छा बेस मतलब उसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो। तो ये अगर अच्छा बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करना, एसिड का काम क्या होता है, H प्लस डोनेट करना। तो इसने H प्लस एक्सेप्ट करके बनाया RNH3, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। अब सुनो, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है केबी पे, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड दैट इज RNH3 प्लस। अब मुझे एक बात बताइए सभी ध्यान से, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको डोनर ग्रुप चाहिए कि विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए? डोनर, क्योंकि इस पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पॉजिटिव का मतलब, तो ये क्या चाहेगा, जितने डोनर ग्रुप हो उतना अच्छा है। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द डोनर एटम, और भी से प्लस आई इफेक्ट, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो एकदम सिंपल है, लास्ट वाले की तरह ही, तो इजिली बता सकते हो। अब मुझे बताएंगे, अपना दिमाग नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। नोट कर लिया? क्वेश्चन का आंसर बताओ, सोचो। राइट द फॉलोइंग स्पीसीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। यस जातिका, क्या होगा? पता नहीं सर। यस बता, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। बोला तो नहीं पता सर। आइडिया नहीं है इससे। क्या आइडिया? ये कोई बात नहीं हुई, आइडिया नहीं है, इसमें आइडिया लगाना ही नहीं है। अगर तुझे टॉपिक ऊपर वाला समझ आया तो तुझे आइडिया लगाने का जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर लास्ट वाले में भी सिंपल बोला था, अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब इसमें बता, सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप किसमें है? CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये हिंट दे दिया मैंने तेरे को। अब बता, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बेस सॉरी, सबसे सी ज्यादा एच बेसिक थ्री कौन होगा? CH3NH CH3। होगा ना? हाँ, हम्म। तो देखो इधर ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ बेटा, ये इतना सिंपल सी चीज, ये देख क्या है ये कहानी, ये तुम क्या दिमाग नहीं लगा रहे हो बिल्कुल भी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। ये देख, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी, लेकिन इसके पास दो दो डोनर ग्रुप हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो इसके प्लस वाले को बोलेगा, जब ये अपना लोन पेयर दे देगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो ये बोलेंगे मैं हूं सपोर्ट करने के लिए, तो दो दो डोनर ग्रुप लगे हैं। इधर भी डोनर ग्रुप लगा है, इधर तो एक भी डोनर ग्रुप नहीं है, तो ये लीस्ट बेसिक है, ये मैक्सिमम है, और ये बीच में है। समझ गए? तो बेसिक कैरेक्टर मतलब डोनेटिंग ग्रुप का बढ़ना, और एसिडिक कैरेक्टर मतलब विड्रॉइंग ग्रुप का बढ़ना, एकदम सिंपल है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन है तुम्हारे, तो गड़बड़ नहीं करना है।
नोट कर लो बेटा फटाफट। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर। तो नोट करो सभी। बिकॉज प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नोट कर लो सभी। बस अभी खत्म की कगार पे है बेटा, बहुत जल्दी। ये सबसे अच्छा चैप्टर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर। अगर ये तुम्हें आता है तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे ट्वेल्थ में समझ आएगी। अगर ये नहीं आया तो पूरा ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक भी समझ नहीं आएगा। हमें मनन कैसा लगा तेरे को ये चैप्टर? सही है ना? हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है ये। जतिका कैसा लगा तेरे को चैप्टर? अच्छा है सर। अच्छा है, क्या? अच्छा। नाइस। अच्छा है, अच्छा हाँ है। गुड। अच्छा है मानना पड़ेगा, अच्छा है। अगर नहीं भी लगे तो भी मान लो दिमाग में, क्योंकि यही सब है पूरा ट्वेल्थ में। पूरा ट्वेल्थ का केमिस्ट्री ना सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। हम्म। चलो ये नोट हो गया। क्यों नहीं किया नोट? हाँ तो क्वेश्चन भी लिखना है भाई, इसमें क्या रखा है ये। बेटा फोकस होके खत्म कर दिया करो। डन। जतिका नोट कर लिया बेटा, चले आगे। यस सर। चलो मनन हो गया। चलो बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सभी हेडिंग डाल दो। हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी तो हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, इतना बड़ा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस माइनस, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ना इंडक्टिव इफेक्ट ही है। तो वो तुम्हें जानना ज्यादा जरूरी था। अब हम आ गए हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या कहानी होती है, क्या कहानी नहीं होती है, ये जरा ध्यान से समझना। ये डायग्राम तो बन जाए तो बनाना, नहीं बने तो कोई बात नहीं। पर मैं समझाता हूं इस डायग्राम का मतलब क्या है। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। कौन सा हाइड्रोजन चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। वो कहां मिलेगा? देखो, जैसे ये क्या है बेटा, कोई बताएगा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसके साथ एक लग गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2, डबल बॉन्ड में। और सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होता है बेटा? sp3। तो sp3 एक होना चाहिए, क्योंकि sp3 के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब देखो होगा क्या इसमें। अल्फा हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके वेकेंट ऑर्बिटल में मूव करेगा। देख बेटा इधर क्या हो रहा है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, अल्फा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, बोलेगा ले लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन, और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना फर्दर इसको ट्रांसफर करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। यानी क्या, मैं दिखा देता हूं। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ पी ऑर्बिटल, और भी से इसमें sp3 और p की ओवरलैपिंग होती है। इसमें किसकी ओवरलैपिंग होती है बेटा? sp3 और p की ओवरलैपिंग होती है। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। क्लियर है? बोलो। सर एक फिर और से बार बोलूं? बताना। कोई भी, देख बेटा, कोई भी पूछेगा हम्म। तेरे से हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में तो पता है क्या बोलने वाली है? पहला तो ये चीज बोलेगी बेटा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल ओवरलैप करता है पी ऑर्बिटल से। ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था जो कूद के किस में आया? पी ऑर्बिटल में। ओके, यानी हम इसको बोल सकते हैं sp3 p ओवरलैपिंग। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े थे, sp ओवरलैपिंग, sp2 ओवरलैपिंग, sp3। तो इसी तरीके से ये sp3p ओवरलैपिंग होती है। तो पहला तो आप इतना ही नोट करो जल्दी से। जतिका कुछ पूछ रहे हो क्या, बताओ। नहीं, मैं दोबारा पूछी थी बस। अच्छा, नोट कर। बना लो इसको जल्दी से।
अरे 2 पॉइंट लिख बना भाई। बहुत फास्ट है तुम्हारी ड्राइंग भाई। अच्छा ड्राइंग बनाया। फाइन आर्ट्स तो नहीं है तेरे पास? हाँ, कहाँ दिखाओ। चलो, कोई बात नहीं। डन। सर जतिका रुको डन रुको, हो गया। वेट वेट। सर थोड़ा साइड होना एक बार। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। पीसीएम। बता, इंटीग्रेशन करके बताऊं? हो गया। चलो, अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। यही काम इधर से भी हो सकता था, सेम टू सेम, है ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों तरीके से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या बता रहा हूं नेक्स्ट, वो समझना। इसके पॉइंट जहां लिख रहे थे ना तुम लोग, उसी के पॉइंट में दो तीन ये भी लिख लो। पॉइंट में ही लिख लेना, जहां पॉइंट लिखे थे ना, सिग्मा और ये बॉन्ड होता है पाई, उसी के नीचे ये लिख लो। इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये भी इसी का नाम है। आप सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोल लो, या फिर आप इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल लो, ठीक है? या बैकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। लिख लो बेटा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और भी से नो बॉन्ड रेजोनेंस। यस, बहुत काम आएगा, टेंशन मत लो। डन। अब देख बेटा, फटाफट, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या क्या मेन मेन चीज तुमने याद रखा? सबसे पहले इसमें तुमने बोला कि सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल का ओवरलैप किसके साथ हो रहा है बेटा? पी ऑर्बिटल के साथ। फिर दूसरा आपने क्या बोला? sp3p ओवरलैपिंग हो रही है। कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? sp3p, sp3 मतलब वो सिंगल बॉन्ड वाला CH3, और उसका p और o के साथ ओवरलैपिंग हो रही है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें लिखना है, थर्ड वाला पॉइंट लिख लेना बेटा बस। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more the hyperconjugative structure, and more will be the hyperconjugation effect। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, यानी मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हेंस मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है? तो ये ना, ये भी एक्सप्लेन करेगा कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बताएगा कि 3 डिग्री में तीन तीन, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जिसके चलते वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है? हाँ, बस ये लास्ट के दोनों पॉइंट, मोर द नंबर और नीचे हाइपर कॉन्जुगेटिव इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन कार्बोकेटाइन। फटाफट बेटा, जल्दी नोट कर, जल्दी। कुछ ऐसा रूटीन रखो कि यहाँ पढ़े, हमारा काम खत्म, हम अपने आप को कह सकें कि आज का काम हमने कर लिया है। अब हम घर पे खेलें कूदें, टीवी देखें, लैपटॉप चलाएं, वी आर फ्री, वी आर डन, कि हमने आज का काम कर लिया अपना ईमानदारी से। ऐसे पढ़ना होता है। पढ़ने के समय भी खेलने का सोचना, खेलने के समय पढ़ने का सोचना, फिर कोई फायदा नहीं। बस ये सोचा करो, जो भी कर रहे हैं प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कि 1 घंटे में हमने निपटा दिया, मतलब निपटा दिया, खत्म, आज के लिए बहुत है, ऐसे सोचना है। सारे नोट्स बनाए हो ना एकदम सीक्वेंस में, लाइन से? डन? जानवी डन? सॉरी।
हाँ, डन। यस सर। गुड। सर मेरा नाम ही भूल गए आप। क्या बेटा? मेरा नाम ही भूल गए आप। नहीं नहीं, नाम नहीं भूला मैं, ऐसे ही। भाई तू ड्राइंग बनाने के लिए टाइम नहीं दिया है। ये पूछना हो गया तो यूर सेइंग हाँ हो गया। व्हाट इज दिस? सो ये हम लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर हो गया पूरा, ठीक है, विच यू नीड टू रिमेंबर। तो बेटा आप जल्दी से बताओ मेरे को इधर, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। देखो ये sp2 कार्बन हुआ, कार्बोकटायन। और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? एक, दो और तीन। थ्री। यानी इसके टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं? तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, इसको भी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो रिज्वाइन करना, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कि क्या एप्लीकेशन होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के पढ़े थे उसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के। डन। ठीक। ठीक है।